हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 21 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। अब आज की फ़र्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आज की फ़र्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर इस आर्टिकल में 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक 2008 में किया गया था उसके बारे में बात की गई है। 26/11 के अटैक में मेन कल्प्रिट यूएसए की जेल में बंद है और इसे इंडिया में एक्सट्राडिशन के थ्रू लाने की जो प्रोसेस है वो की जा रही है। यूएसए से इस बारे में बातचीत की जा रही है। इंडिया और यूएसए की एक्सट्राडिशन ट्रीटी है 1997 की और उसके अकॉर्डिंग ये तज़फ़्फ़ुर राना को इंडिया में लाया जाएगा और एनआईए के द्वारा 2009 में इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर एक केस दर्ज किया गया था और उसी के थ्रू तज़फ़्फ़ुर राना को इंडिया में लाए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी है ये एनआईए है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एनआईए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये एक स्टेट एजेंसी है जिसको 2009 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। इट एक्ट्स एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इसको एम्पावर किया गया है टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। तो एनआईए को अगर किसी स्टेट में जाके टेरर रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको अलग से स्पेशल परमिशन स्टेट गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी एक्स्ट्रा पावर एनआईए को इस एनआईए के एक्ट के द्वारा दी गई है। ये एजेंसी It came into existence with enactment of National Investigation Agency Act 2008 by Parliament of India on 31st December 2008। तो 2008 में 26/11 को जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसके बाद एनआईए एक्ट पास किया गया और इस तरह के टेरर अटैक फ्यूचर में रोकने के लिए ये जो कानून है वो पास करा के एनआईए को इस्टेब्लिश किया गया। ऐसे अटैक फ्यूचर में ना हो और इंटेलिजेंस फेलियर की कंडीशन ना बने, इसलिए एक सिंगल एजेंसी पूरे इंडिया में स्पेशल पावर के साथ टेरर रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाए, इसलिए ये स्पेशल बॉडी को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके अलावा एनआईए की काफ़ी सिटीज़ में और ब्रांचेस हैं, जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। इट मेंटेन्स एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट। इसके साथ ही एनआईए अपनी एक लिस्ट भी मेंटेन करता है जिसमें मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के नाम होते हैं। एनआईए के जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो है एनआईए अमेंडमेंट बिल 2019 जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था जुलाई 2019 में। द बिल एम्स टू गिव मोर टीथ टू द इन्वेस्टिगेटिंग पावर ऑफ एनआईए। इट एम्पावर्स एनआईए टू प्रोब टेरर अटैक्स टारगेटिंग इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अब्रोड। तो इसने दो मेन पावर दी हैं एनआईए एजेंसी को। 2019 के अमेंडमेंट एक्ट ने एनआईए की पावर एक्चुअल में बढ़ा दी है। पहला पावर बढ़ाया है कि एनआईए के द्वारा इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है अगर किसी टेरर अटैक में इंडियंस इन्वॉल्व हो या फिर इंडिया का कोई इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा हो। और जो दूसरी पावर एनआईए को दी गई है, विच एम्स टू प्राइमरली एम्पावर एंटी टेरर एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल ऑफेंसेस सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड साइबर टेररिज्म। तो पहली पावर है अब्रोड, दूसरे देशों में जाके टेरर केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, और जो दूसरी पावर है वो शेड्यूल ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है एनआईए के द्वारा, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस हो गए, फेक करेंसी के सर्कुलेशन के केस हो गए, या फिर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स के केसेस हैं, या साइबर टेररिज्म के केसेस भी इन्वेस्टिगेट की जा सकती है एनआईए के द्वारा। दिस अमेंडमेंट विल नाउ अलाउ एनआईए टू इन्वेस्टिगेट इन श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग केस एंड काबुल गुरुद्वारा बॉम्बिंग। तो श्रीलंका में जो ईस्टर के दिन अटैक हुआ था, टेररिस्ट के द्वारा अटैक जो किया गया था, उसको भी इन्वेस्टिगेट एनआईए के द्वारा किया जा सकता है। इवन काबुल में अगर इंडियन एम्बेसी या इंडिया के किसी इंटरेस्ट एरिया में अटैक हो तो वो केसेस भी एनआईए के द्वारा डील किए जा सकते हैं। तो ये एनआईए को स्पेशल पावर दी गई है जिससे वो जो भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर सके।
टोटल नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। द नंबर ऑफ कंफर्म कोविड-19 केसेस इन इंडिया क्रॉस्ड 4 लाख मार्क्स ऑन सैटरडे। तो 4 लाख से ज़्यादा इंडिया में केसेस देखे गए हैं और एक सिंगल डे में जो टोटल केसेस हैं वो बढ़े हैं 11,978। तो एक दिन 11,978 केसेस बढ़े हैं, 4 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। टोटल डेथ टोल 13,000 से ज़्यादा हो गई है। तो ये जो केसेस हैं ये बड़ा आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें केसेस रेड जोन में दिख रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और इवन इन तेलंगाना। तो इनमें काफ़ी बढ़ते हुए जो ग्राफ है वो देखा जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड-19 की ड्रग से रिलेटेड भी एक केस है। ड्रग लॉन्च्ड फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने सैटरडे को अनाउंस किया है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ओरल एंटीवायरल ड्रग फॉर कोविड-19 पेशेंट इन द एज ग्रुप 18 to 75। तो 18 साल से 75 साल के मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा ने ड्रग, अपनी एंटीवायरल ड्रग लॉन्च किए हैं। ये जो ड्रग है ये किस नाम से लॉन्च की गई है? बेसिकली ये जो ड्रग है ये फेविपिराविर ड्रग है और जिसका ब्रांड नेम रखा गया है इस कंपनी के द्वारा फेविफ्लू। फेविफ्लू के नाम से ये ड्रग मार्केट में आएगी और ये ड्रग है फेविपिराविर। तो फेविपिराविर को फेविफ्लू के नाम से, ब्रांड नेम से ग्लेनमार्क फार्मा ने लॉन्च किया है। और इंडिया में जो 18 साल से 75 साल के लोगों में अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, जो कि 80% पॉपुलेशन में इसी तरह के केसेस देखे गए हैं, तो उनके लिए ड्रग काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। बिकॉज काफ़ी सारे ह्यूमन ट्रायल ऑलरेडी चल रहे हैं इस ड्रग के रिगार्डिंग इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में, यूनाइटेड किंगडम में। और उसके बाद एक डिसेंट लेवल ऑफ जो रिजल्ट है वो पाए गए। उसके बाद ग्लेनमार्क फार्मा ने ये ड्रग लॉन्च करने की बात की है। तो इसका नाम है फेविफ्लू, जो फेविपिराविर ड्रग का ब्रांडेड वर्जन है ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 6 पे। IIT पलक्कड़ डेवलप्स अल्ट्रासाउंड फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग। IIT पलक्कड़ ने एक कोविड-19 को स्क्रीन करने के लिए एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड, LUS सिस्टम है ये, ऑटोमेटेड अल्ट्रासाउंड सिस्टम फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग। तो क्लाउड बेस्ड यानी इंटरनेट पे ये सिस्टम काम करेगा। LUS सिस्टम जो IIT पलक्कड़ के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ऐप है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन इंडिया और इट इज़ नाउ अवेलेबल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स टू परफॉर्म ऑटोमेटेड एनालिसिस बाय जस्ट अपलोडिंग अल्ट्रासाउंड वीडियोस। तो कोई भी अपने अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करके उन वीडियोस को एनालाइज कर सकता है फॉर कोविड-19 केसेस। और कोविड-19 केसेस में किस लेवल का लोड है किसी पर्टिकुलर पर्सन में, उसको एनालाइज किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ये जो ऐप है, ये जो सिस्टम है, ये डेवलप किया गया है 3 इंस्टीट्यूट के कोलाब्रेशन से। ये इंस्टीट्यूट हैं, पहला है ला पाज हॉस्पिटल, मैड्रिड स्पेन का जो हॉस्पिटल है ला पाज हॉस्पिटल। दूसरा है श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो केरला का एक हॉस्पिटल है। और तीसरा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टयम। तो इन 3 कॉलेजेस के द्वारा मिलके IIT पलक्कड़ के साथ मिलकर कोलाब्रेशन में इस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया गया है। श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वही इंस्टीट्यूट है जिसने कुछ समय पहले कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, बहुत ही फास्ट टेस्टिंग के लिए, 2 और ढाई घंटे में टेस्टिंग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की थी, एक नया टेस्टिंग किट रेडी की थी। तो LUS सिस्टम की अगर हम बात करें तो LUS सिस्टम एनालाइज करेगा ऑफ नॉर्मल वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्टेड लंग्स। तो लंग्स का लोड लेवल चेक किया जा सकता है इस सिस्टम से, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्टेड लंग यूजिंग इमेजेस प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रल नेटवर्क डेवलप्ड एंड ऑटोमेटेड LUS एनालिसिस टूल। तो अपने इस टूल की हेल्प से अगर इन्फेक्टेड लंग हैं और उस किसी पर्सन के लंग में किस तरह का इन्फेक्शन है, कितना बैक्टीरिया का लोड है, ये नॉर्मल लोड है या काफ़ी ज़्यादा वायरल लोड है, इस बात का पता लगाया जा सकता है। ये जो इमेजेस हैं इनका एनालिसिस क्लाउड पे होगा, यानी कि ऑनलाइन किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग स्कोर भी असाइन किए जा सकते हैं टू सर्टेन क्राइटेरिया ईदर फॉर टाइप ऑफ इन्फेक्शन और इट्स सीवियरिटी। तो किस तरह का इन्फेक्शन है और कितना सीवियर इन्फेक्शन है इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये सिस्टम है LUS सिस्टम
lung ultrasound system, automated lung ultrasound system for COVID-19 and developed by IIT Palakkad, or it is cloud based app. नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान साइंस पैक्ट फॉर क्लास स्मार्ट क्लासरूम्स। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए एक पैक्ट साइन किया है, और ये जो स्मार्ट क्लास हैं ये कोविड-19 को देखते हुए बनाई जा रही हैं, बिकॉज कोविड-19 के कारण स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स की को जो स्टडीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज साइंड ए ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट, और किस किस फर्म से एग्रीमेंट साइन किया राजस्थान गवर्नमेंट ने? ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये दो फर्म हैं जिनके साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड स्मार्ट क्लासरूम। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम इन 100 स्कूल्स। तो 100 स्कूलों में राजस्थान में ये स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। ये फैक्चुअल न्यूज़ है जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। यहाँ पर वंदे भारत मिशन के बारे में दिया गया। वंदे भारत मिशन को हम रिवाइज कर लेते हैं। वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है फॉर ब्रिंगिंग बैक इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड अब्रोड ड्यू टू कोविड-19, यानी कोविड-19 के कारण जो इंडियंस दूसरी कंट्रीज़ में स्ट्रैंडेड हुए थे या फंसे हुए थे, उनको इंडिया में बाय एयर के रूट से वापस लाने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया गया था वो है वंदे भारत मिशन। और इसके साथ ही एक और मिशन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसमें एयर रूट की जगह सी रूट से इंडियंस को वापस लाया जा रहा था इंडिया में। ये वो कौन सा मिशन था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये दो मिशन थे, एक वंदे भारत मिशन, एक दूसरा मिशन जिसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहले मिशन में एयर रूट से इंडियंस को इंडिया लाया जा रहा था, और दूसरे रूट से सी रूट के थ्रू इंडियंस को वापस अपनी कंट्री लाया गया था। तो वंदे भारत मिशन को और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है, और यहाँ पर बताया गया है कि 1000 से ज़्यादा वंदे भारत फ्लाइट लाई जाएंगी टू ब्रिंग बैक इंडियंस। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है ब्राज़ील वायरस काउंट क्रॉसेज 1 मिलियन। ब्राज़ील में जो कोविड-19 के वायरस का इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ बढ़ा है, और ये जो इन्फेक्शन है टोटल काउंट ब्राज़ील में 1 मिलियन से ज़्यादा हो गया, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा केसेस ब्राज़ील में हो गए। इंडिया के केसेस हमने देखे कि 4 लाख केसेस इंडिया में क्रॉस किए गए हैं कल की डेट में, और ब्राज़ील में कल 10 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो WHO ने उसके बाद वार्न किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्नड ऑन फ्राइडे ऑफ ए न्यू एंड डेंजरस फेज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एज इन्फेक्शंस कंटिन्यू टू सर्ज इन अमेरिकाज। स्पेशली अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में तो 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा कोलंबिया और मैक्सिको में भी केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अमेरिकाज में अगर हम नॉर्थ अमेरिका USA को छोड़ दें तो बाकी अमेरिकन कंट्रीज़ में भी केसेस की संख्या बहुत बड़ी है। अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस हैं तो वो उसमें है नंबर 1 USA, सेकंड नंबर पे है अभी ब्राज़ील। सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, सबसे ज़्यादा केसेस USA में देखने को मिले हैं। चाइना टू सेटअप सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग। तो चाइना ने हांगकांग को और हांगकांग पे अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने काम शुरू कर दिया है। पहले तो चाइना के द्वारा हांगकांग पे होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अपनी पार्लियामेंट में पास कराया गया। उसके बाद अब सिक्योरिटी एजेंसीज सेटअप करने जा रहा है चाइना। तो चाइना विल सेटअप नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग टू ओवरसी अ फोर्थकमिंग न्यू लॉ एम्ड एट क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट इन द सिटी। तो सिटी में चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अब सिक्योरिटी लॉ का यूज़ कर रहा है चाइना, और अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक बहुत बड़े लेवल पर डिप्लॉय करने वाला है हांगकांग में। तो हांगकांग पे अपने होल्ड और ज़्यादा टाइट कर रहा है चाइना। न्यू लॉ ऑल्सो would override any existing Hong Kong law that may conflict with it once it is implemented। तो अगर हांगकांग का कोई लॉ सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उस लॉ को ओवरराइड करके चाइना का अब नया लॉ आने वाला है। तो हांगकांग पे जो पावर है चाइना की और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब साइंस एंड टेक के सेक्शन में पहले न्यूज़ है डायनासोर एग्स। साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली अनअर्थ किया है फर्स्ट फॉसिल ऑफ सॉफ्ट सेल्ड एग लेड बाय डायनासोर। तो डायनासोर के सॉफ्ट सेल के एग
पाए गए हैं और ये 2 जगह से मिले हैं, 2 डिस्परेट स्पीसीज फ्रॉम अर्जेंटीना और मंगोलिया। तो इन 2 लोकेशन से ये जो सॉफ्ट सेल्ड एग मिले हैं डायनासोर के, अर्जेंटीना से और मंगोलिया से। नॉर्मली जो एग होते हैं वो हार्ड सेल होते हैं और डायनासोर के एग भी हार्ड सेल ही देखे गए थे, लेकिन 2 स्पेसिफिक स्पीसीज जो डायनासोर की थी उनके एग 2 जगह से पाए गए थे सॉफ्ट एग। तो पहला फॉसिल फ्यूल जो सॉफ्ट सेल एग है डायनासोर का वो मंगोलिया और अर्जेंटीना से मिले हैं। तो ये एक फैक्चुअल न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है यहाँ पर, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन 2 to 3 मंथ्स। तो पहली बात यहाँ पर एंटीबॉडी की गई है। तो पहले हम देख लेते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोला जाता है। ये वाइट शेप्ड के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन होते हैं, वाइट शेप्ड प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम टू हेल्प स्टॉप इंट्रूडर फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। तो अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है तो उन वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। तो बॉडी में जो बाहर से इंट्रूडर आते हैं उनसे फाइट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। और एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती हैं जो बैक्टीरिया या वायरस से लड़ते हैं टू प्रोटेक्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हेन एन इंट्रूडर एंटर्स द बॉडी द इम्यून सिस्टम स्प्रिंग्स इनटू एक्शन। और इम्यून सिस्टम ही एंटीबॉडी को जनरेट करता है। दीज इन्वेडर्स जो बाहर के वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं, कैन बी वायरस, बैक्टीरिया और अदर केमिकल्स। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर से डेवलप होती हैं, बनती हैं, और एंटीजन जो बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आता है उनको एंटीजन बोला जाता है। और एंटीजन को ख़त्म करने के लिए बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं, वाइट शेप प्रोटीन। तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग स्टडी में ये बात सामने आई है कि एंटीबॉडी जो कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 से लड़ने के लिए जनरेट होती हैं वो 2 से 3 महीने में ही डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है, बिकॉज एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट SARS-CoV-2 बिगेन टू डिक्रीज इन नंबर्स जस्ट 2-3 मंथ्स आफ्टर इन्फेक्शन। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया उसके बाद अगर कोई पर्सन रिकवर कर गया तो उस पर्सन में एंटीबॉडी के लेवल को चेक करके ये पता चला है कि वो एंटीबॉडी 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है। इसके विपरीत, इसके अनलाइक दिस, इन कॉन्ट्रास्ट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी जो सार्स के केस में या MERS डिजीज़ के केस में देखी गई थी 15-20 साल पहले, 2002-2003 में सार्स का केस भी आया था और MERS का भी केस भी आया था। ये भी एक तरह के कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस हैं, और उनके केस में जब एंटीबॉडी डेवलप हुई थी तो 1 से 2 साल तक रही थी। लेकिन कोरोना वायरस यानी कि SARS-CoV-2 के पर्टिकुलर केस में एंटीबॉडी 2 से 3 महीने में ही ख़त्म हो जा रही हैं। तो ये बात रिसर्च में सामने आई है। In case of 2002 SARS, sustained IG level were seen for more than 2 years after infection, while antibody response lasted for nearly 3 years in case of MERS। तो SARS के केस में एंटीबॉडी 2 साल तक रहती थी जो SARS के वायरस को फाइट करती थी, और मर्स के केस में जब एंटीबॉडी बॉडी प्रोड्यूस करता था तो वो करीब करीब 3 साल तक भी रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस के केस में ये 2 से 3 महीने में ही ख़त्म हो जा रही हैं। तो इट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पर्सन प्रीवियसली इन्फेक्टेड थे SARS-CoV-2 से दे कैन बी री इन्फेक्टेड सून आफ्टर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम से एंटीबॉडी ख़त्म होने के बाद वो तुरंत से री इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो एंटीबॉडी के कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो पर्सन पहले इन्फेक्टेड था अब वो सही होने के बाद तुरंत से दोबारा से इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लो एंटीबॉडी लेवल कैन गेट री इन्फेक्टेड बट वायरल लोड विल बी लो। इससे वायरल लोड लो होगा। इन केस वो इन्फेक्टेड होता है तब भी उसमें उतने सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे जितने पहली बार इन्फेक्टेड पर्सन में देखे जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर रिसर्च से बताई गई है। यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है वाइल्ड एनिमल इन अर्बन क्लस्टर। तो लॉकडाउन के कारण वाइल्ड एनिमल के जो काफ़ी ज़्यादा केसेस इंडिया और वर्ल्ड ओवर अलग अलग कंट्रीज़ में भी देखे गए। वाइल्ड एनिमल जंगलों से बाहर निकलकर सामने आए और रोड पे या किसी पार्क में या लोकेलिटी में वाइल्ड एनिमल बहुत तेज़ी से जो रोड पे देखे गए, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। During these days of lockdown across various parts of India, we see reports of wild animals coming over to the cities, towns and urban clusters। तो इतना ज़्यादा ये जो ट्री पास देखा गया है that have been happening not only in India but across the world। whenever lockdown जहाँ पर भी हुआ वहाँ पर रेगुलर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हुई और ह्यूमन
जितने भी थे वो घरों में बंद हो गए, और जिस कारण से जो वाइल्ड एनिमल है उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया। वंस द लॉकडाउन हैज़ लिफ्टेड एनिमल आर एक्सपेक्टेड टू रिटायर बैक टू देयर वाइल्ड लाइफ एनिमल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण इंसान ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट भी देखे जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये भी है कि पिछले कुछ दशकों में जो ह्यूमन बीइंग हैं उन्होंने अपने घर बनाने के लिए, अपनी कंपनीज़ लगाने के लिए जंगलों को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, और जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके रहने के जो प्लेसेस हैं, जो हैबिटेशन है, उनमें बहुत बड़ा लॉस देखा गया, जिसके कारण वो हैबिटेशन की कमी के कारण नॉर्मली जंगलों से बाहर आकर कॉन्फ्लिक्ट में, ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में देखे गए हैं। और ये केवल लैंड पे ही नहीं है, ये जो पर्टिकुलर फेमिना है केवल लैंड पे ही नहीं देखा गया है, ये वाटर में भी देखा गया है। जैसे अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो वाटर में लॉकडाउन के कारण जो वाटर पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम हुआ। जो रिवर्स हैं इंडिया में वो काफ़ी क्लीन देखी गई हैं। गंगा, यमुना, बहुत एक दशकों के बाद इन रिवर्स को इतना क्लीन देखा गया है, जिसकी वजह से जो वाटर में रहने वाले हैं स्पीसीज़ हैं, जैसे गंगा की जो डॉल्फिन है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। इवन डॉल्फिन, गंगेज डॉल्फिन, अगर घड़ियाल की बात करें तो उनको भी काफ़ी बड़े नंबर पर अर्बन एरियाज़ के नियर बाई देखा गया है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना के 5 रीज़न बताए जा रहे हैं यहाँ पर ऑथर के द्वारा। ये क्या 5 रीज़न? ये 5 रीज़न है कि इन वाइल्ड एनिमल के बाहर आने के कारण है कि पहले तो रेस्टोरेंट और जो भी फूड एक्टिविटीज़ हैं उनका जो कचरा फेंका जाता था रेस्टोरेंट के बंद होने के बाद, होटल्स के बंद होने के बाद, जो ट्रेस कलेक्शन था वो अब नहीं फेंका जा रहा, जिसके कारण जो वाइल्ड एनिमल का फूड है उनमें कमी देखी गई है। तो फूड की कमी के कारण जो जानवर हैं वो बाहर निकल के आए हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो कमी आई है उसके कारण भी जानवरों का काफ़ी बाहर मूवमेंट देखा गया है। यहाँ पर FAQ सेक्शन में गालवान रिवर वैली के बारे में बताया गया है, और काफ़ी डिटेल में यहाँ पर रिवर वैली की ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, ये हम देख लेते हैं। जून 15 को जो वायलेंट क्लैशेस हुए इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच, उसके बाद गालवान रिवर वैली काफ़ी न्यूज़ में है। और गालवान रिवर वैली की अगर हम लोकेशन देखें तो यहाँ पर एक मैप में दिखाया गया है। पहले तो ये है सैटेलाइट इमेज जो गालवान रिवर के फ्लो के बारे में बता रही है। अगर हम मैप में देखने की कोशिश करें तो ये है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का मैप। इसमें से जो पिंक वाला पार्ट है ये अक्साई चिन का एरिया है, जो चाइना ने 1962 की वॉर में इंडिया से हड़प लिया था। इस एरिया के वेस्टर्न साइड में ये डॉटेड रेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बताती है, और इस डॉटेड रेड लाइन पर ही गालवान रिवर वैली स्थित है। इसका जो मैप है वो आगे यहाँ पर क्लियर मैप दिखाया गया है। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर गालवान रिवर कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है। गालवान रिवर का ये फ्लो है, और ये जो दूसरी रिवर यहाँ पर दिखाई गई है ये है सियोक रिवर। तो गालवान रिवर इधर से आके सियोक रिवर से मिल रही है, और सियोक रिवर जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसी के अलोंग इंडिया ने अपनी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड बनाई है जिसको बोला जाता है DSDBO रोड। तो यहाँ पर गालवान रिवर और LAC जिस पॉइंट पे कट करती है, गालवान रिवर और LAC, वहाँ पर ये जो क्लैश है वो देखा गया था इस पॉइंट पर जहाँ पर गालवान रिवर और LAC टच कर रही है। तो LAC के ईस्टर्न साइड में ये चाइना का पार्ट है, वेस्टर्न साइड में ये पूरा इंडिया का पार्ट है। इधर है अक्साई चिन और इधर है लद्दाख। ठीक है, अभी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच में LAC यहाँ पर दिखाई गई है। अब चाइना का क्या कहना है? चाइना कहता है कि पूरी की पूरी गालवान रिवर वैली चाइना की है। इसका क्या मतलब हुआ? गालवान रिवर वैली अगर पूरा चाइना क्लेम करना चाहता है तो चाइना इस LAC को इस पॉइंट पे ना मान के वो उसका कहना है कि ये जो LAC है वो सियोक रिवर तक जाएगी, यानी कि इस LAC का स्टेटस को चाइना वेस्टर्न साइड में बढ़ाना चाहता है, LAC को चेंज करना चाह रहा है। तो ये बात चाइना के द्वारा की गई है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो जो गालवान रिवर वैली है वो सियोक रिवर से कुछ किलोमीटर पहले ही बनती है। गालवान की जो रिवर वैली है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ वो सियोक रिवर से कुछ किलोमीटर पहले है, और चाइना पूरे रिवर को अपने में मिलाना चाह रहा है। इसका वेस्टर्न एंड पे सियोक रिवर है, और इंडिया की जो रोड है DSDBO रोड, जिसको दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड भी कहा जाता है,
और 2013 के आसपास इस रोड के अलोंग भी डिस्प्यूट देखा गया था इंडिया और चाइना के बीच। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बारे में, चाइना हैज़ बीन ऑब्जेक्टिंग टू इंडियाज रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट द वेस्टर्न एंड ऑफ वैली इन द एरिया बिटवीन गालवान एंड सियोक कॉन्फ्लुएंस एंड एलएसी। तो इंडिया में जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो कुछ इस एरिया में हो रहा था जो वेल इंडिया की टेरिटरी में आती है, क्योंकि वेस्टर्न साइड ऑफ एलएसी, जो ये पूरा वेस्टर्न साइड है, ये इंडिया की टेरिटरी में है। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन की जा रही थी और चाइना इस पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और एग्रेसिव बिहेव कर रहा था। वो चाह रहा था कि गालवान रिवर वैली पूरी चाइना की है, इसलिए यहाँ पर इंडिया के द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन नहीं की जानी चाहिए। तो इंडिया के द्वारा अपनी बाउंड्री में ही रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, लेकिन चाइना का मानना है कि गालवान रिवर वैली उसकी है। तो इसके लिए चाइना ने वो जो रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को लेकर उस बहाने से हमला किया और जिसमें कई जवान मारे गए, इंडिया के भी और चाइना के भी। अगर हम चाइना के क्लेम को देखें तो ये कोई नई क्लेम नहीं है। मोस्ट चाइनीज़ मैप सो मोस्ट ऑफ द गालवन रिवर ऑन चाइनीज़ साइड लाइन बट सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। तो नॉर्मली सबसे ज़्यादा चाइना के मैप जो रिसेंट टाइम में पिछले कुछ दशकों में देखे गए हैं उसमें गालवान रिवर वैली को कंप्लीट चाइना में नहीं बताया गया है। एटलीस्ट जो गालवान रिवर और सियोक रिवर का एंड है वो चाइना के मैप में नहीं दिखाया गया। सबसे पहले चाइना ने ये जो क्लेम किया था, पहले अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें तो 1956 मैप चाइना ने जो इशू किया था उसमें दिखाया गया था बिल्कुल करेक्ट अलाइनमेंट, और वो मैप बताता था कि इंटायर गालवान वैली इंडिया का पार्ट है। लेकिन 1960 में चाइना ने जो मैप दिया उसमें गालवान रिवर वैली को अपने एरिया में दिखाया। इसके बाद 1962 में भी चाइना ने क्लेम किया इंटायर गालवान रिवर वैली, बट उसके बाद के मैप में जो वेस्टर्न टिप है गालवान रिवर वैली का वो चाइना ने कभी अपने मैप में नहीं दिखाया था। अब इसके बाद जो इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट है 1993 का, उसके अकॉर्डिंग जो भी एलएसी की कंडीशन है वो दोनों देशों के द्वारा रिस्पेक्ट की जाएगी, और इन केस कोई अगर डिस्प्यूट बढ़ता है तो दोनों कंट्री आपस में बातचीत के थ्रू उस डिस्प्यूट को सुलझाएंगे। हाउएवर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि एलएसी ग्राउंड पे कभी भी डिमार्केट नहीं की गई। तो ये रेड वाली लाइन दिख रही है ये एक्चुअल में ग्राउंड पे कभी नहीं बनाई गई। दोनों कंट्री यानी इंडिया और चाइना का परसेप्शन है इन लाइन के बारे में, और चूंकि ये ग्राउंड पे डिमार्केट नहीं की गई हैं तो कुछ एरिया बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस है। कुछ एक चाइना का कहना है कि वो कोई पर्टिकुलर एरिया उसका है, तो इंडिया का मानना है कि ये जो एरिया है वो इंडिया की बाउंड्री में आता है। तो एक्चुअल डिमार्केशन ना होने के कारण और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन होने के कारण भी एक्चुअल डिमार्केशन नहीं किया गया था, जिसका फ़ायदा बार बार चाइना के द्वारा उठाया जाता है। तो चाइना को लगता है कि चूंकि एक्चुअल डिमार्केशन नहीं है तो इस बात का फ़ायदा अपनी पावर दिखाकर ले सकता है और एक्स्ट्रा एरिया को अपनी बाउंड्री में मिला सकता है। तो ये जो काम है वो बार बार चाइना के द्वारा किए जाते हैं। अब टेरिटोरियल क्लेम चाइना के द्वारा बार बार की जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एलएसी भी उसी पार्ट को दिखाती है, लेकिन टेरिटोरियल क्लेम और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी बनी हुई है, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम है बार बार अराइज होती है। इट इज़ ट्रू दैट एलएसी हैज़ नेवर बीन डिमार्केटेड एंड देयर आर डिफरेंसेस इन परसेप्शन ऑफ वेयर इट लाइज इन मोर देन डोजन स्पॉट्स। 1993 के जो एग्रीमेंट है बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, इंडिया एंड चाइना ने एग्री किया था टू स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व एलएसी बिटवीन टू साइड्स, and this refers to LAC at the time rendering irrelevant the line of actual control in 59-62। तो 59 और 62 में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी उसको भूल के 1993 की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वही फाइनल मानी गई थी दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। और when necessary the two sides shall check and determine segments of line of actual control where they have different views as to its alignment। तो अगर alignment में different view है तो दोनों कंट्री ज्वाइंटली उसको चेक करेंगी और उन सेगमेंट को डिटरमाइन करेंगी। ऐसी बात 1993 के एग्रीमेंट में भी बोली गई, और उसके बाद जो 1996 में कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स और लॉज कोडिफाई किए गए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अडॉप्ट किए गए दोनों कंट्रीज़ के बीच, उनमें भी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स में भी ये बात मानी गई। लेकिन अभी आज के टाइम में चाइना इस बात को मानने से इनकार करता है, जिसके कारण ये जो पूरा फेस ऑफ है वो देखा जा रहा है। तो गालवान रिवर वैली का लोकेशन और उसकी स्पेसिफिक जो क्लोज ज्योग्राफी है उसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। ये वाला मैप ज़्यादा क्लियर बताता है
गलवान रिवर वैली एलएसी पे है और एलएसी में श्योक रिवर के ईस्टर्न साइड से ये रिवर आ रही है जो श्योक रिवर में है। तो ये पूरी रिवर के अलोंग जो वैली है ये कंप्लीट वैली है, पूरी रिवर को क्लेम किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और अगर ऐसा माने तो इंडिया ये जो एलएसी है उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाई गई है। तो ये थे आज के आर्टिकल। इसमें लास्ट में रिंग ऑफ फायर के बारे में दिया गया है। रिंग ऑफ फायर क्या है, यहाँ पर एक्लिप्स के बारे में बताया जा रहा है। अ रेयर सेलेसियल इवेंट एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स विच इज़ पॉपुलरली नोन एज रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स विल बी विजिबल ऑन संडे इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में आज सोलर एक्लिप्स देखा जा रहा है और ये जो पर्टिकुलर एक्लिप्स है ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है, ये कंप्लीट सोलर एक्लिप्स नहीं है। अब सोलर एक्लिप्स होता क्या है, सोलर एक्लिप्स में सन के अलोंग रिंग ऑफ फायर ऑब्जर्व की जाती है व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अगर ये सन है यहाँ पर और यहाँ पर अर्थ है तो मून के अर्थ और सन के बीच में आ जाने के कारण मून की शैडो जो है वो सन पे पड़ती है और अर्थ में मून का केवल ये जो रिंग ऑफ फायर थोड़ा सा यहाँ वाला एरिया यही विजिबल होगा, बाकी मून की शैडो के कारण जो टोटल एरिया है वो सन का छुप जाने वाला है, जिसके कारण सोलर एक्लिप्स देखा जाता है। तो इन एक टोटल एक्लिप्स, अगर टोटल एक्लिप्स होता है तो डिस्क ऑफ सन इज़ फुल्ली ऑब्स्ट्रक्ट, ये जो पूरी डिस्क है सन की ये कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और एक तरह से अंधेरा छा जाता है पृथ्वी पे, अर्थ पे। लेकिन इस बार ये जो एक्लिप्स है वो टोटल एक्लिप्स नहीं है, सन इज़ नॉट फुल्ली ऑब्स्क्योर्ड। तो इसके अलावा पार्शियल और एनुलर एक्लिप्स जब भी होते हैं ओनली अ पार्ट ऑफ सन इज़ ऑब्स्क्योर्ड, केवल पार्ट ऑफ सन ही दिख पाता है। तो इस समय एक रिंग तरह का एक फिनोमेना दिखेगा जो सन का रिंग का पार्ट ही दिखाने वाला है और इस एक्लिप्स को इसलिए एनुलर सोलर एक्लिप्स बोला जा रहा है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।